निंग रोंग रोंग ने पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा, टैंग सान, मैं तुम्हें 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स दूंगी, तुम मेरी मदद करो। टैंग सान बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने सिर हिलाया। नहीं, ये तुम्हारे और मोबाइल के बीच की बात है। मैं उसका दोस्त हूं। तुम्हारी मदद न करना ही उसके प्रति मेरी आखिरी निष्पक्षता है। निंग रोंग रोंग ने दांत भींचे, फिर तुरंत बोली, 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स। टैंग सैन फिर भी नहीं हिला। नहीं। निंग रोंग रोंग ने शाओवू की ओर देखा। शाओवू, तुम इसकी मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हें सोटो सिटी के सबसे अच्छे खाने की रोज दावत दूंगी। शाओवू की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन टैंग सैन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शाओवू बस आंखें झपकाकर निंग रोंग रोंग को देखती रह गई। निंग रोंग रोंग ने निराश होकर, ठीक है, तुम लोगों पर भरोसा करना बेकार है। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पकोड़ा प्रकट हुआ। 2 पीले सोल रिंग्स उसके शरीर के चारों ओर उभर आए। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पकोड़ा, स्ट्रेंथ, स्पीड, दोनों शक्तियां उसके शरीर में एक साथ भर गईं। उसने डायमोबाई को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो अब देखते हैं 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पकोड़ा और फेंग हाउ की मैन मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं या नहीं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से दौड़े। पूरे मैदान में उनकी परछाइयां एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगी। डायमोबाई सीधा हमला करता। निंग रोंग रोंग फेंग हाउ की मैन से हवा, जमीन और दूरी लगातार बदल देती। वो सीधे हमला करने की बजाय हिट एंड रन रणनीति अपना रही थी। कभी एक वाटर बॉल, कभी अर्थ स्पाइक, कभी हवा का दबाव। हर छोटी सी चीज डायमोबाई की गति को बिगाड़ देती। कुछ ही देर में पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड की जमीन गड्ढों से भर गई। डायमोबाई जितना ज्यादा हमला करता उतना ही ज्यादा थकता जाता। डायमोबाई का हमला खाली चला गया। वो मुड़ा। निंग रोंग रोंग पहले ही 10 मीटर दूर खड़ी थी। उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। बस इतना ही। डायमोबाई की आंखों में क्रोध भर गया। अगले ही क्षण दोनों फिर से एक दूसरे की ओर दौड़े और पूरी रात चलने वाली इस लड़ाई का अगला चरण शुरू हो गया। एक लेवल 63 सोल एम्पर का पूरा हमला मैंने सिर्फ एक हाथ से रोक दिया। सिर्फ एक हाथ। मेरी 5 उंगलियां अब भी किसी सोल रिंग को सक्रिय किए बिना उसकी पूरी ताकत को ऐसे रोक रही थी जैसे मैंने बस एक लकड़ी की छड़ी पकड़ रखी हो। लगभग आधे घंटे पहले मैं अपने नए घर में सोकर उठा था। पूरा दिन 16 नौकरानियां मेरी सेवा कर रही थी। इस वजह से मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मेरी हथेली में मौजूद मास्टर ताबीज अचानक 3 बार चमक उठा। एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार पहले से भी ज्यादा तेज। मैंने कपड़े तक ठीक से नहीं बदले, सीधे वहीं पहुंच गया। मैंने शून्य से एक कदम बाहर रखा और अगले ही पल में पूरे मैदान के बीचों बीच खड़ा था। और तभी सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने नीचे देखा, वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की जमीन पर पड़ी थी। आवाज में पूछा, आप इतनी देर से क्यों आए? उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। फिर उसने धीरे से कहा, आप तो धोखेबाज है गुरुजी। मैंने लंबी जम्हाई, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? लोगों को सोने भी नहीं दोगी? फिर मैंने उसकी हालत ध्यान से देखी। मेरी भौहें तुरंत सिकुड़ गई। मेरी प्यारी शिष्या, तुम्हारी ये हालत किसने की? इतना सुनते ही निंग रोंग रोंग की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन वो आंसू कमजोरी या डर के नहीं थे। वह पूरी रात अपने डर और दर्द को अकेले संभालती रही थी। और आखिरकार जब उसका गुरु उसके सामने आ गया तो उसका सारा संयम टूट गया। मैं अचानक थोड़ा असहज हो गया। मुझे याद आया जब रोंग रोंग ने शेक अकेडमी में प्रवेश किया था तो पहले 2 दिनों में उसने अकेडमी के साथ काफी बड़ा हंगामा किया था। लेकिन मैं अपने नए घर में व्यस्त हो गया था। सुबह से अपने नए जीवन का आनंद लेने में इतना डूब गया कि ये बात पूरी तरह भूल ही गया। हालांकि मेरे मन में यह भी था कि रोंग रोंग खुद का ख्याल रख लेगी। आखिर मूल कहानी में भी वह सुरक्षित रही थी। मैंने आवाज नरम करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, गुरु आ गया है। मैंने सामने खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा। उसका नाम ली यूसोंग था, लेवल 63 सोल एम्पर। उसके हाथ में अब भी ड्रैगन पैटर्न स्टाफ था, लेकिन उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। वह डर के कारण नहीं बल्कि हैरानी के कारण कांप रहा था, क्योंकि उसका पूरा हमला मैंने सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था। मेरी 5 उंगलियां उसके स्टाफ के सिरे को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे वह कोई साधारण लकड़ी की छड़ी हो। उसने पूरी ताकत लगाई लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। उसने और जोर लगाया, फिर लगभग 30% और ताकत झोंक दी। फिर भी मेरा हाथ वैसे ही रहा जैसे मेरी हथेली उसके स्टाफ से वेल्ड हो गई हो। ली यूसोंग ने धीरे से सिर उठाया और मेरी आंखों से उसकी आंखें मिली। मेरी आंखों में न गुस्सा था न हत्याचीचा। मैं तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई मच्छर उड़कर मेरे सामने आ गया हो। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। उसे याद आया कि जवानी में एक बार उसने दूर से एक सोल डुलुओ को शहर के द्वार से गुजरते देखा था। उस व्यक्ति ने बस उसकी तरफ देखा था और उस एक नजर से उसका पूरा शरीर सोल हो गया था। लेकिन अभी जो एहसास था वह उससे कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई सोल रिंग नहीं थी, कोई सोल पावर का उतार चढ़ाव नहीं। सब कुछ एक शांत झील की तरह स्थिर था और यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी थी। यह आदमी आखिर है कौन? उसकी आवाज गंभीर हो गई। उसने स्टाफ को खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिना किसी प्रयास के उसका सिरा छोड़ दिया।
ड्रैगन पैटर्न स्टाफ झटके से उसके हाथ में वापस चला गया। मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर अनायास ही आधा कदम पीछे हट गया। वह खुद पीछे हो गया। एक लेवल 63 सोल एम्परर एक 18 साल के लड़के के सामने अपने शरीर को पीछे हटने से नहीं रोक पाया। ये उसके लिए बेहद बड़ा अपमान था, पर उसका शरीर उसके दिमाग से पहले ही खतरे को समझ चुका था। मैं अभी ढीले ढाले रात के कपड़ों में था, बाल बिखरे हुए चेहरे पर नींद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर से निकल रही वो अजीब दबाव की भावना बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मैदान में खड़े सभी लोग मुझे घूर रहे थे। टैंक सैन की नजर शुरू से मेरी पीठ पर टिकी थी। वह चुपचाप मेरी ताकत का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा था उसकी समझ से बाहर था। लेवल 63 सोल एम्परर का पूरा हमला सिर्फ एक हाथ से रोक दिया गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे शरीर पर एक भी सोल रिंग नहीं चमकी थी। कोई शक्ति का विस्फोट ही नहीं हुआ था। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति थी, लेकिन इतनी भयानक कि टैंक सैन भी इसकी सीमा नहीं समझ पा रहा था। उसने चुपचाप अपना वजन थोड़ा पीछे किया। उसका एक हाथ धीरे से कमर पर बंधे 24 मून लेग ब्रिजेस की तरफ चला गया। वह जानता था कि सामने खड़ा आदमी बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक। दूसरी तरफ जूजू किंग टैंक सैन के पीछे खड़ी थी। उसकी हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर इस समय साफ हैरानी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि यही निंगरोंग का गुरु था, वही रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसे फैंग हो ची मैन सिखाया था। दिन में उसने अपने मन में उसकी एक अलग तस्वीर बनाई थी, एक छिपा हुआ महान विशेषज्ञ, शायद कोई सफेद बालों वाला बूढ़ा, शायद किसी पहाड़ की गुफा में रहने वाला अत्यंत शक्तिशाली बड़ा सोल मास्टर। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति एक जवान लड़का होगा, जिसके बाल बिखरे होंगे, जिसने रात के ढीले कपड़े पहन रखे होंगे और चेहरे पर अलग अलग रंगों के हल्के लिपस्टिक के निशान होंगे। फिर भी उसके शरीर से निकलने वाला दबाव पूरी तरह से था। जूजू किंग की रीढ़ तक से हर गई। दूसरी तरफ जियाओ की प्रतिक्रिया सबसे अलग थी। जैसे ही मैं प्रकट हुआ उसकी आंखें पूरी फैल गई। पहले वह हैरान हुई, फिर उसके भीतर एक अजीब सा डर उठने लगा। बिना किसी कारण के उसका पूरा शरीर मुझे देखकर कांपने लगा। उसकी 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट की जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे लगातार चेतावनी दे रही थी, भागो, पर उसका शरीर भाग नहीं पा रहा था। उसने अनजाने में टैंक सैन का हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे खुद को छुपा लिया। टै मोबाइल भी बेहद परेशान था। उसके व्हाइट टाइगर मार्शल सोल ने उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस कराया था। जिस पल मैं आया उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। उसने मुझसे निकलते दबाव को ली यूसोंग से भी ज्यादा खतरनाक महसूस किया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं निंगरोंग का गुरु था और कुछ समय पहले ही टै मोबाइल ने उसके साथ लड़ाई की थी। अब उसका गुरु सामने खड़ा था और उसने एक हाथ से ली यूसोंग का हमला रोक दिया था। फ्लेंडर वहां नहीं था, जियाओ वूजी घायल था और उसे बचाने वाला इस समय कोई नहीं था। मैंने इन सब की नजर महसूस की, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस थोड़ा सिर घुमाया और टैंक सैन के पीछे छिपी जियाओ से नजरें मिली। मेरे होठों पर हल्की अर्थपूर्ण मुस्कान आई। जियाओ की पुतलियां तुरंत से पड़ गई। मैंने फिर ली यूसोंग की तरफ देखा। उसका स्टाफ अब भी उसके हाथ में था। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा वो वार इतना हल्का नहीं था? तुम मुझे समझाओ, मेरी शिष्या ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए तुमने उस पर इतना जोरदार हमला किया? यूसोंग कुछ पल चुप रहा। उसके हाथ में ड्रैगन पैटर्न स्टाफ अब भी हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने चेहरे पर गंभीरता वापस ला दी। मैं अकेडमी का शिक्षक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छात्रों की अनुशासनहीनता को दंड दूं। मैंने बहुत हल्की सी उतारी। अच्छा, तो मेरी शिष्या ने क्या अपराध? ली यूसोंग की आवाज धीरे धीरे और कठोर हो गई। वह सुबह से ट्रेनिंग से भाग रही थी, डीन के आदेशों को मानने से इनकार किया और रात में दूसरे छात्रों से झगड़ा भी किया। मेरे पीछे खड़ी निंगरोंग तुरंत बोल पड़ी, तो उसने मुझ पर हमला किया। मैं क्या खड़ी होकर पिटती रहती? ली यूसोंग ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं अकेडमी का शिक्षक हूँ। पहले मैंने डै मोबाइल को भी सजा दी थी, उसने भी उससे लड़ाई की थी, इसलिए मैंने निंगरोंग को भी वैसे ही सजा देने की कोशिश की थी। मैंने धीरे से डै मोबाइल की तरफ देखा। वह तुरंत नजरें चुरा गया। मैंने फिर ली यूसोंग की तरफ देखा। एक बात पूछूं? मेरी आवाज अब भी बहुत शांत थी। तुमने डै मोबाइल पर जो वार किया और मेरी शिष्या पर जो वार किया, क्या दोनों बराबर ताकत की थी? ली यूसोंग का चेहरा एक पल में बदल गया। वह कुछ देर बोल नहीं पाया। मैंने उसकी चुप्पी देखकर हल्की मुस्कान दी। उसने आवाज ऊंची कर दी, मैं अकेडमी का शिक्षक हूँ। सजा की गंभीरता छात्र की गलती पर निर्भर करती है। जिसने ज्यादा गलती की उसे ज्यादा सजा मिलेगी, यही अकेडमी का नियम है। मैंने उसे कुछ सेकंड तक शांत होकर देखा, फिर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा, तो अब बात साफ है। अगले एक्शन मेरा शरीर बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। न कोई सोल रिंग चमकी, न कोई सोल पावर का धमाका हुआ, न हवाई। बस मैं गायब हुआ और अगले पल ली यूसोंग के बिल्कुल सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा था। हमारे चेहरे लगभग आमने सामने थे। ली यूसोंग की पुतलियां एकदम सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपना ड्रैगन पैटर्न स्टाफ उठाया। उसी पल उसके 6 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे, एक पीला, एक सफेद, 3 बैगनी और एक काला। लेवल 63 सोल एम्परर। उसने अपनी पूरी शक्ति एक साथ मुझ पर छोड़ दी। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, शिक्षक ली, जो आप कह रहे हैं सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इससे आपकी गलती सही नहीं हो जाती। अगले एक्शन मैंने बिना किसी सोल स्किल के पास अपना पैर उठाया और उसके शरीर पर जोरदार किक मारी। मेरी किक उसकी सोल पावर से बनी रक्षा पर सीधे लगी, लेकिन वह रक्षा टूटी नहीं, बल्कि अंदर से कांच की तरह चटक कर बिखर गए। 6 सोल रिंग्स एक पल को तेज चमके, फिर बुझ गए। ली यूसोंग का शरीर ऐसे उड़ गया जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। वह लगभग 15 मीटर दूर जाकर गिरा। पीठ के बल मैदान के किनारे जा टकराया। धूल हवा में उड़ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। मैंने अपना पैर वापस नीचे रख दिया, दूसरा पैर वहीं रहा। फिर मैंने बहुत सहजता से कहा, माफ करना, मैंने अभी गलत कहा था। मैंने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें मारने का कारण है, आखिर मैं अपनी शिष्या का गुरु हूं। पूरा शायद अकेडमी का मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। टैंक सैन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसने अभी अभी जो देखा था वो उसकी समझ से बाहर था। एक लेवल 63 सोल एम्परर की 6 सोल रिंग्स से बनी पूरी रक्षा एक रात में टूट गई थी। वह सिर्फ टूटी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे किसी बड़े आदमी ने बच्चे के हाथ में पकड़ी चीज को आसानी से कुचल दिया हो। टैंक सैन के मन में बस एक ही सवाल था, यह आदमी आखिर किस तरह का है? उसने मेरे सामने खड़े उस 18 साल के युवक को दिखाई।
इतनी कम उम्र, इतनी भयानक ताकत। अगर वह सोल सेन था तो यह समझना मुश्किल था, अगर सोल डुलुओ था तो और भी ज्यादा विश्वसनीय, लेकिन अगर वह इससे भी ऊपर था तो यह कल्पना ही बहुत डरावनी थी। दूसरी तरफ ज्यू किंग भी पूरी तरह स्तब्ध। एक लेवल 63 सोल एम्परर को एक ही लात में इतनी दूर उड़ा देना उसके लिए अकल्पनीय था। उसकी आंखें धीरे धीरे इन रोंगरोंग की तरफ गई। अब उसे समझ आ गया था कि रोंगरोंग को अपने गुरु पर इतना भरोसा क्यों था। और जियाओ हु अभी भी टैंग सैन के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी 10,000 साल पुरानी सोल पीस्ट की प्रवृत्ति उसे लगातार एक ही बात कह रही थी, इस इंसान से दूर रहो, बहुत दूर। लेकिन टैंग सैन अभी मेरे सामने खड़ा था। मैं ब्लू सिल्वर ड्रेस अंदर हल्का सा हिला, लेकिन शक्ति बाहर निकल ही नहीं पाई। उसकी गर्दन नहीं घूम रही थी, हाथ नहीं उठ रहा था, उंगलियां तक नहीं उठ रही थी, सिर्फ उसकी आंखें ही अब भी हिल सकती थी। टैंग सैन के चेहरे पर पहली बार सच्चा भय दिखाई दिया, क्योंकि यह कोई सामान्य सोल स्किल नहीं थी। वह टांग सांग की तरफ सिर्फ एक नजर डाली, फिर शांत स्वर में कहा, अच्छे बच्चे की तरह दूसरों की बात में बीच में मत पड़ो। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन टांग सांग का शरीर अब भी पूरी तरह जकड़ा हुआ था। मैंने उसकी ओर दोबारा ध्यान नहीं दिया, सीधे शाओ वू की तरफ मुड़ गया। शाओ वू का पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं दिखाया। मैंने सामान्य स्वर में कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। शाओ वू कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला जैसे सूख गया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर मैंने पीछे मुड़कर निंग रोंगरोंग की तरफ देखा। वह अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मेरी शक्ति से उसकी चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो गई थी। मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी शिष्या जब मुसीबत में थी तब तुम ही उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मैंने शाओ वू की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। शाओ वू कुछ पल तक मुझे देखती रही। उधर मैदान की तरफ दाई मुबाई अचानक पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह सीधे जाओ वू जी को ढूंढने दौड़ पड़ा। टीचर जाओ, निंग रोंगरोंग का गुरु आ गया है। उसने पहले लियू सॉन्ग को एक लात में उड़ा दिया और अब टांग सान को भी अजीब तरीके से रोक दिया है। टाइम मुन जानबूझकर घटना को बड़ा चढ़ाकर बता रहा था। वह चाहता था कि जाओ वू जी जल्दी से बाहर आए, क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस आदमी को कोई तो रोके। जाओ वू जी, जो अभी तक अपने कमरे में घावों के कारण आराम कर रहा था, ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कल ही एक शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और आज फिर कोई शक अकेडमी में आकर उसके शिक्षकों को चुनौती दे रहा था। उसका पुराना उग्र स्वभाव एक बार फिर जाग उठा। वह गुस्से में गरजा, बहुत हो गया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे 7 सोल रिंग्स एक के बाद एक प्रकट हुए। 2 पीले, 2 बैंगनी, 3 काले। लेवल 76 सोल सेंट। जाओ वू जी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करने लगा। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। मांसपेशियां फूल गई, त्वचा धातु जैसी कठोर हो गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर लगभग 3 मीटर ऊंचा हो गया। उसका विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह मैदान पर खड़ा था। यह था ग्रेट स्ट्रेंथ बाजरा बैर। जाओ वू जी एक कदम आगे बढ़ा। थम, पूरी जमीन हल्की सी कांप उठी। दूसरा कदम, थम, हवा तक भारी लगने लगी और उसकी विशाल मुट्ठी धीरे धीरे ऊपर उठ गई। वह सीधे मेरी ओर आ रहा था। दूर खड़ी निंग रोंगरोंग ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। टांग सान अब भी मेरे नियंत्रण में स्थिर था, लेकिन निंग रोंगरोंग ने कुछ और किया। वह सीधे मेरे पास आई और मेरी आस्तीन दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। सामने लेवल 76 सोल से जाओ वू जी अपने ग्रेट स्ट्रेंथ वाजरा पैर रूप में धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। थम थम थम। उसकी 7 सोल रिंग्स उसके विशाल शरीर के चारों ओर तेज रोशनी में घूम रही थी। मैंने उसे देखा, फिर निंग रोंगरोंग की ओर देखा और बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? वह मेरी आस्तीन और कसकर पकड़ते हुए बोली, गुरुजी वो। उसने पीछे खड़े विशाल जाओ वू जी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, वो बहुत ताकतवर है। मैंने एक पल के लिए जाओ वू जी को देखा, फिर जम्हाई लेते हुए कहा, सिर्फ इतना। निंग रोंगरोंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हाँ, अब भूल गई थी कि उसका गुरु आखिर कौन है। कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों से देखा था। लेवल 63 पर का पूरा हमला मेरी 5 उंगलियों के सामने बेकार हो गया था और एक लात में 95 स्तर का सुपर डुलियो वो अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी में बदल गया। 1000 मीटर ऊंचाई पर उसने मेरी ओर ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी, लेकिन मैंने ना तो बचने की कोशिश की और ना ही पीछे हटा। मेरे शरीर पर मौजूद 9 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी और मैंने उस ड्रैगन ब्रेथ को आसानी से रोक दिया। सिर्फ आधे घंटे पहले मैं श्रेक अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में था। 3 मीटर ऊंचा माइटी वज्रा बैर बेसिन जितनी बड़ी मुट्ठी सिर के ऊपर उठाए खड़ा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। निंग रोंगरोंग ने अनजाने में मेरी बाह की आस्तीन पकड़ ली। उसकी उंगलियां तनाव में सफेद पड़ गईं। मास्टर, उसकी आवाज तनाव से भर गई। टीचर जाओ भी यहाँ क्यों आए हैं? क्या वो आपसे लड़ने वाले हैं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि
में गायब हो चुका था। निंग रोंगडोंग ने खाली हवा को पकड़ लिया। अगले ही पल 3 मीटर ऊंचा जाओ वूजी का मार्शल सोल ट्रू बॉडी मुट्ठी उठाकर वार करने ही वाला था, लेकिन अचानक एक इंसान उसके सामने प्रकट हो गया। सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, चेहरा लगभग आमने सामने। मैं 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबा 3 मीटर ऊंचे वज्रा बैर के सामने खड़ा था। मुझे उसे देखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़ रहा था। जाओ वूजी की हरकत रुक गई। यह ऐसा नहीं था कि वो खुद रुकना चाहता था, बल्कि जैसे किसी चीज ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। उसकी हर मांसपेशी, उसकी हर नस, सब कुछ पूरी तरह बंद था। उसके चेहरे पर अभी भी भयंकर गुस्सा था। उसका मुंह खुला था, मुंह ऊपर उठा हुआ था, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो पूरी ताकत लगा रहा था। उसका मार्शल सोल ट्रू बॉडी पूरी तरह सक्रिय था। उसकी ताकत इतनी थी कि वो शहर के पुल तक को गिरा सकता था, लेकिन इस समय उसका शरीर लोहे के सांचे में ढली मूर्ति जैसा था, जरा भी नहीं हिल रहा था। ना कोई सोल रिंग, ना कोई सोल पावर की हलचल, बस वो हिल नहीं सकता था। मैंने ऊपर देखकर उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में पहले गुस्सा था, फिर डर भी दिखाई देने लगा। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। हिल नहीं पा रहे हो, है ना? एक भारी धमाका हुआ। 3 मीटर ऊंचा वज्रा बैर मेरी हथेली के दबाव से सिर के बल जमीन की ओर धंस गया। उसका पूरा चेहरा सीधा मिट्टी में जा धंसा। चेहरा लगभग 3 इंच तक जमीन के अंदर चला गया। सिर्फ सिर का पिछला हिस्सा और गर्दन का एक हिस्सा बाहर रह गया। उसके चारों अंग फैल गए। 70 से अधिक स्तर का सोल सेंट, जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए मशहूर था, उसे मैंने सिर्फ एक हाथ से दबाया और वो हिल तक नहीं पाया। मैंने अपना हाथ वापस खींचा, फिर इधर उधर देखा। मेरी नजर के सामने अब मुझसे ऊंची कोई चीज नहीं थी। अच्छा है, मैंने अपने हाथ से मिट्टी झाड़ी। अब नजारा आखिरकार साफ हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौत जैसी खामोशी छा गई। दाई मोबाइल के चेहरे का रंग सिर्फ सफेद कहना भी गलत था। उसके चेहरे से खून पूरी तरह गायब हो चुका था। वो लगभग पारदर्शी जैसा पीला पड़ गया था। उसके पैर कमजोर पड़ गए। वो किसी तरह टैंग सैन के सहारे खड़ा था, वरना वहीं गिर जाता। 76 स्तर का सोल सेंट, मार्शल सोल ट्रू बॉडी के साथ, और उसे सिर्फ एक हाथ से मिट्टी में दबा दिया। यह मजाक है क्या? टैंग सैन की आंखें तेजी से घूम रही थी। उसका दिमाग, उसकी सारी सैद्धांतिक समझ इस समय पूरी तरह बिखर चुकी थी। 76 स्तर का सोल सेंट, मार्शल सोल ट्रू बॉडी इस्तेमाल करने के बाद एक हाथ से दबा दिया गया। सोल सेंट होना संभव नहीं, सोल दुलियो भी काफी नहीं। तो क्या ये टाइटल दुलियो है? नहीं। यह आदमी इतना जवान कैसे हो सकता है? शाओ वू ने निंग रोंगडोंग की बाह को बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में डर लगभग जम चुका था। जू जुकिंग का हमेशा ठंडा रहने वाला चेहरा आज पहली बार पूरी तरह बदल गया था। लेकिन तभी उसने एक बात पर ध्यान दिया। निंग रोंगडोंग की इस मास्टर ने शुरू से अब तक एक भी सोल रिंग नहीं छोड़ी थी, तो फिर वो सोल्स के लिए इस्तेमाल कैसे कर रहा था? क्या उसे सोल रिंग की जरूरत ही नहीं? उसकी नजर मेरी हथेली पर जा टिकी, वही हथेली जो अभी अभी एक सोल सेंट के सिर को दबाकर मिट्टी में गाड़ चुकी थी। मैं उस हाथ को ऐसे झाड़ रहा था जैसे किसी मिट्टी के ढीले को दबाया हो। उसके मन में धीरे धीरे एक विचार उठा। वहीं दूसरी ओर निंग रोंगडोंग की आंखें 2 आग की लपटों की तरह चमक रही थी। उसके होठ कानों तक फैल गए थे। उसने शाओ वू की बाह छोड़ दी और सीधे मेरे सामने दौड़कर आ गई। उसने सिर ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, जाओ टीचर ने 76 स्तर का मार्शल सोल ट्रू बॉडी तक इस्तेमाल कर लिया और आपने उसे सिर्फ एक हाथ से दबा दिया। आपने तो सोल रिंग भी इस्तेमाल नहीं किया। एक ही हाथ से। निंग रोंगडोंग की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। उसके दोनों हाथ हवा में इधर उधर घूम रहे थे। लगता है आपने उस समय सच में मुझसे झूठ नहीं बोला था। क्या आप सच में कोई फेंगहाओ दुलियो हैं? बिल्कुल, मैंने कहा। छी। उसने तुरंत मुंह बनाया। झूठ बोल रहे थे। आपने तो कहा था कि आपकी उम्र सिर्फ 18 साल है। यह कैसे संभव है? लेकिन अभी वाला बहुत शानदार था। उस सफेद बाल वाले बूढ़े को पीटने से भी ज्यादा शानदार। वो खुशी से उछल रही थी, बिल्कुल उस छोटी चिड़िया की तरह जिसे अभी अभी मिठाई मिली हो। चांदनी में उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह प्रशंसा से भरा था। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। वो मेरे चारों ओर एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा लगाने लगी, जैसे वो पहली बार मुझे देख रही हो। वो ऊपर से नीचे तक मुझे देखती रही और उसका मुंह लगातार चलता रहा। सच में कोई सोल रिंग नहीं, सिर्फ एक हाथ। मास्टर, आपने अपने अंदर कितना कुछ छिपा रखा है। आखिर आपके पास और कितनी क्षमताएं हैं जो आपने मुझे अभी तक नहीं सिखाई। बस मैंने हाथ हिलाया। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। निंग रोंगडोंग कुछ सेकंड तक उत्साहित रही, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े जाओ वूजी को देखा। उसका मार्शल सोल ट्रू बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धातु जैसी त्वचा सामान्य होने लगी। 3 मीटर का शरीर सिकुड़कर 2 मीटर से थोड़ा अधिक रह गया, लेकिन वो अभी भी वहीं पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था। वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। निंग रोंगडोंग ने पूछा, मास्टर, जाओ टीचर मर तो नहीं गए? मैं हंसा। नहीं मरेंगे, बस शायद थोड़ा चक्कर आ रहा होगा। सोने दो। मेरी नजर बेपरवाही से दाई मोबाइल, टैंग सैन, शाओ वू और जू जुकिंग पर गई। दाई मोबाइल का पीला चेहरा, टैंग सैन का जड़ हो जाना, शाओ वू का डर, सब मेरी नजर में आ गया। निंग रोंगडोंग ने राहत की सांस ली। उसके पीछे शाओ वू और जू जुकिंग भी साफ तौर पर थोड़ा शांत हो गई। मैंने जमाई ली, शिष्य, अगर तुम इस अकेडमी में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्लास हो तो क्लास करो, कल्टीवेशन करना हो तो कल्टीवेशन करो। आज बहुत देर हो गई है। मैं कल सुबह आकर प्रिंसिपल लिन से मिल लूंगा। फेंग हो क्यों मैम तुम्हारे लिए काफी समय तक प्रख्यात है। जब किसी बॉटल नेक पर पहुंचो तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें अगला कदम सिखाऊंगा। और हाँ, कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पीछे हटते हुए बोलता रहा। निंग रोंगडोंग की प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हुई। दाई मोबाइल ने लंबी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर जैसे ढीला पड़ गया। वो टैंग सैन के सहारे टिक गया। उसने मुझे नहीं देखा। बहुत अच्छा, ये झूठा मास्टर, निंग रोंगडोंग ने दांत पीसते हुए कहा। जाने से पहले बता तो देता, और अब बिना इंतजार किए चला भी गया। उसकी आवाज हवा में ही रह गई। अचानक हवा में हल्की लहर उठी और मैं फिर से उसके सामने प्रकट हो गया, सिर्फ आधा मीटर दूर। मैंने अपने हाथ पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा। निंग रोंगडोंग चौंक गई। उसने अपनी छाती थपथपाई। तुम तो चले गए थे, फिर वापस क्यों आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? हमारी आइस स्नो स्मार्ट प्रिंसेस को छोड़ने का मन नहीं कर रहा? मैं हंसा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन असल में मैं एक चीज भूल गया था। जब यहाँ आया हूँ तो अपनी प्यारी शिष्या के लिए एक काम और कर देता हूँ। मेरी नजर दाई मोबाइल पर टिक गई। अपना हिसाब चुकता करना बाकी है।
डाइन मोबाइल का पूरा शरीर उसी पल अकड़ गया। उसने देखा मैं उसकी ओर मुड़ चुका था। मेरी दोनों आंखें सीधे उसी पर टेक गई। उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गई। वो पीछे हटाना चाहता था, लेकिन उसके पैर नूडल्स की तरह कमजोर पड़ चुके थे। मैं उसके सामने जाकर रुका। बिना कोई बात किए मैंने अपना दायां हाथ पीछे खींचा और पूरी ताकत से एक थप्पड़ मार दिया। चटाक, तेज आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज उठी। डाइन मोबाइल का पूरा शरीर हवा में आधा चक्कर घूम गया। उसके 2 सफेद दांत खून की धार के साथ बाहर उड़ गए। चांदनी में उन्होंने एक घुमावदार रेखा बना दी। वो पीछे की ओर गिरा, एक हाथ से जमीन संभाली और दूसरे हाथ से अपना ऊंचा सूजा हुआ खून से भरा चेहरा पकड़ लिया। वो पूरी तरह सदमे में था। उसकी आंखें खाली थीं। वो मुझे घूरता रहा, यहाँ तक कि चीखना भी भूल गया। मैंने अपना हाथ झाड़ा, फिर पीछे मुड़कर उन तीनों लड़कियों की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, अब काम पूरा हो गया। शिष्या, साहू, जुजू किंग, अब मैं सच में जा रहा हूँ। बाय बाय। अगर एकेडमी में या बाहर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना। शिष्या, ये कहते ही मेरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अगले ही पल मैं पूरी तरह गायब हो गया। उसी समय टैंक सैन के शरीर से मेरा इमोबिलाइजेशन भी हट गया। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, फिर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने अपने अकड़े हुए और सुन्न हाथ पैर हिलाए, फिर पीछे मुड़कर लगभग आधे गिरे हुए डाइन मोबाइल को देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वो काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। दूर ली यूसोंग आखिरकार खड़ा हुआ। उसके सफेद बालों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने चेहरा ऊपर उठाकर रात के आकाश की ओर देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में भ्रम और मौत से बच जाने के बाद की राहत साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर मैं अपने घर वापस लौट आया। जैसे ही मैंने वफान में एक कदम रखा, मेरी भौहें सिकुड़ गईं। 16 दासियां बिस्तर पर इधर उधर पड़ी सो रही थीं। रेशमी पर्दा आधा गिरा हुआ था। उनकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन कुछ सही नहीं था। स्पेस फ्लक्चुएशन बदल चुका था। कोई यहाँ आया था और वो अभी भी यहीं था। मैंने दासियों को जगाए बिना मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे से होते हुए मैं मुख्य हॉल की ओर चला। मुख्य हॉल का दरवाजा खुला था। अंदर तेल का दीपक जल रहा था। टेबल पर एक किंग पोर्सिलिन टी सेट रखा था। चायदानी से अभी भी गर्म भाप निकल रही थी। बाईं ओर रखी बड़ी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। सही कहें तो एक कंकाल। उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर थी। बैठे हुए भी वो आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर कुर्सी की पीठ से टेढ़ा होकर टिका था। दोनों पैर बहुत दूर तक फैले हुए थे। एक हाथ में चाय का कप था और वो आराम से चाय पी रहा था। बोन डूलियो गुरोंग। मैंने आंखों के कोने से उसे देखा, फिर अंदर चला गया। एक टाइटल डूलियो के सामने होने के बावजूद मेरे अंदर जरा भी डर नहीं था। मैं बिल्कुल सामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को घर लौटकर अपने इंतजार में बैठे किसी पुराने दोस्त को देख लिया हो। उसने सिर नहीं उठाया। वो चाय पीता रहा। उसकी सूखी उंगलियां कप को उठाकर होंठों तक ले गई। उसने एक घूंट लिया, फिर होंठ सिकोड़कर चाय का स्वाद लिया। मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं दाईं ओर रखी खाली कुर्सी तक गया, अपना नाइट रोब थोड़ा उठाया और बैठ गया। मैंने चायदानी उठाई और अपने लिए चाय डाली। गर्म पानी कप में गिरा। चाय की पत्तियां घूमने लगी, खुशबू फैल गई। मैंने कप उठाया, उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा, फिर एक घूंट लिया। अच्छी चाय है, मैंने सच्चे मन से कहा। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शांत मुख्य हॉल में वो आवाज गहरे तालाब में गिरने वाले छोटे पत्थर की तरह फैल गई। सामने बैठे सूखे कंकाल जैसे व्यक्ति में आखिरकार हलचल हुई। उसने चाय का कप नीचे रखा, फिर धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी गहरी धसी हुई आंखों में पहली बार सीधी नजर दिखाई दी। दीपक की रोशनी में एक जवान आदमी नाइट रोब पहने बैठा था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर लिपस्टिक का निशान था और वो आराम से चाय पी रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी ऐसे पुराने दोस्त की मेहमान नवाजी कर रहा हो जिसे वो दशकों से जानता हो। गुरोंग की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। डर नहीं लगता। उसकी आवाज सूखे पत्तों पर चलती हवा जैसी थी, कर्कश और सूखी। रात में वो और भी डरावनी लग रही थी। मैंने चाय का कप नीचे रखा, उसकी ओर देखा। किस बात का डर? उसकी धुंधली आंखों में थोड़ी जांच दिखाई दी। तुम जानते हो बूढ़ा कौन है? मैंने फिर चाय की एक घूंट ली। सीधे जवाब नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा झुकाकर कुछ माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, बोन डूलियो कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कप नीचे रखा। आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाया, मेरी गलती है। उसकी पलक हल्की फड़की। तुम बूढ़े को जानते हो? ये सवाल नहीं था, ये एक बयान था। उसके सूखे चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। वो मुस्कान मुस्कुराने से भी ज्यादा डरावनी थी। सही भी है। तुमने हमारी रोंग का नाम, उसकी पहचान, उसकी मार्शल सोल और उसके पिता तक सब कुछ पहले ही गणना कर लिया था। तो बूढ़े को जानते हो, ये भी सामान्य बात है। जब उसने हमारी रोंग कहा तो उसकी आवाज में बड़े बुजुर्ग की अपने बच्चे की रक्षा करने वाली भावना थी। मैं मुस्कुराया, मैंने इनकार नहीं किया। बोन डूलियो का महान आगमन और रोंग की बात मेरे मुंह से निकलते ही कमरे की हवा बदल गई। गुरोंग की मेज पर रखी उंगलियां अचानक कस गईं। उसकी सूखी उंगलियां लाल लकड़ी की मेज में 3 इंच तक धस गईं, जैसे वो मिट्टी दबा रहा हो। मैंने तुरंत कहा, पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। 2.5 मीटर का शरीर सीधा होकर बैठ गया। उससे निकलने वाला दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। फिर सोल पावर फट पड़ा। ना कोई सोल रिंग, ना कोई सोल स्किल, सिर्फ 90 से अधिक स्तर के एक सुपर पावर हाउस की कई दशकों से दबाकर रखी गई ताकत एक ही पल में पूरी तरह बाहर आ गई। धमाका, एक अदृश्य तूफान उसके शरीर से बाहर निकला। चाय के बर्तन टूट गए, कुर्सियां हिल गईं, कमरे की दीवारें कांपने लगी, ऊपर की लकड़ियां चरमराई। वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों से 2 सुनहरी किरणें निकली। जब तुम जानते हो, उसकी आवाज छाती के अंदर से निकली। उसमें वास्तविक हत्या की मंशा थी। तो फिर इतने घमंड से क्यों बैठे हो? सोल पावर का दबाव फिर बढ़ गया। मेरे पैरों के नीचे की फर्श जाल जैसी दरारों से भर गई। क्या तुम्हें पता है, तुम मौत को बुला रहे हो? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक फैसला था। इस स्तर का दबाव सोल एम्परर और सोल सेंट को ठंडे पसीने से भर देता। लेकिन उसी समय उसने एक चीज पर ध्यान दिया।
दबाव के ठीक केंद्र में मैं कुर्सी पर बैठा था और मैं हिला तक नहीं था। मेरे हाथ में अभी भी चाय का कप था। चाय की एक बूंद भी नहीं हिली। मैंने अपना बायां पैर दाएं पैर पर रख रखा था। पीठ कुर्सी से लगी हुई थी। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, सच में मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शहर तक को हिला देने वाले टाइटल डूलियो का दबाव मेरे लिए बस एक हल्की हवा हो। गुरुओं की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुमने शरीर पर कोई खजाना पहना है या कोई विशेष सोल स्किल तुम्हारी रक्षा कर रही है। उसे अपनी डार्क गार्ड की रिपोर्ट याद आई। फैंग हो क्यूमिन, टोंग टियन लो और कुछ अन्य शक्तियां। मैंने चाय का कप नीचे रखा, फिर सिर उठाया। मेरी सामान्य आधी बंद आंखें पूरी तरह खुल गईं। दोनों आंखें बिल्कुल साफ थीं। मैंने कहा, वो सारी सोल स्किल्स मेरे पास हैं, लेकिन मेरे ऊपर असर ना होने की वजह वो नहीं है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर सोल स्किल नहीं तो फिर क्या है? मैंने मुस्कुराया, एकदम खुली और शांत मुस्कान। एक बार फिर परिचय कर लेते हैं। उसी पल मेरे शरीर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। गुरुओं की पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरे पैरों के नीचे सोल रिंग्स दिखाई देने लगी। पहली पीली, दूसरी पीली, तीसरी पीली, चौथी बैंगनी, पांचवी काली, छठी, सातवीं, आठवीं, सब काली। 8 सोल रिंग्स, एक सोल डूलियो की पूरी और बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन। गुरुओं के चेहरे पर पहली बार बदलाव आया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। 9वीं सोल रिंग अचानक प्रकट हुई। वो लाल थी, एक गहरी रक्तिम सोल रिंग। उसके साथ ऐसी भारी गूंज निकली जो बाकी 8 सोल रिंग्स में नहीं थी। लाल रोशनी फैलते ही पूरे हॉल की हवा जैसे गल उठी। ये गर्मी नहीं थी, बल्कि जीवन की सबसे गहरी परत से आने वाला स्वाभाविक भय और दबाव था। गुरुओं का चेहरा पूरी तरह बदल गया। टाइटल डूलियो, ये कैसे संभव था? सामने की दुनिया में टाइटल डूलियो की संख्या गिनी चुनी थी। उसने और निंग फेंगजी ने कितनी भी गणना की हो, उन्हें लगता था कि मैं अधिक से अधिक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात टाइटल डूलियो होना नहीं थी, बल्कि वो लाल सोल रिंग थी, एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग। गुरुओं को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। वो जानता था एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग का क्या मतलब है। पूरे महाद्वीप के टाइटल डूलियो में ऐसी सोल रिंग रखने वाले भी बहुत कम थे। स्पिरिट हॉल का पोप ऐसी सोल रिंग के लिए कितनी मेहनत कर चुका था, फिर भी उसे नहीं पा सका। और अब एक इतने जवान इंसान के शरीर पर वो कैसे हो सकती थी? असंभव। उसने अपनी आंखें तक रगड़ी, फिर दोबारा देखा। उसने जोर से पलकें झपकाई, यहाँ तक कि अपनी आंखों में सोल पावर भी डाली, लेकिन वो लाल एक 100,000 वर्ष वाली सोल रिंग अभी भी मेरे पैरों के नीचे थी। कोई बदलाव नहीं, ये भ्रम नहीं था, ये कोई सोल स्किल से बनाई गई नकली चीज भी नहीं थी। उससे निकलने वाला जीवन स्तर का दबाव झूठ नहीं बोल सकता था। गुरुआंग लगभग 100 साल से जीवित था। उसने जितने टाइटल डूलियो देखे थे उन्हें 2 हाथों पर गिना जा सकता था, और जिनके पास एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग थी, यूं तो उसने एक हाथ की उंगलियों से भी कम बार देखा था। हर बार ऐसी सोल रिंग रखने वाला व्यक्ति महाद्वीप के सबसे ऊंचे स्तर के अस्तित्व में से एक होता था, और अब उसके सामने एक 18 साल का जवान आदमी नाइट रोब पहने बैठा था। चेहरे पर अभी भी लिपस्टिक का निशान था, पैर पर पैर रखकर बैठा था, और उसके पैरों के नीचे एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग थी। वो उसे बता रहा था कि वो एक टाइटल डूलियो है। मेरे चारों ओर 9 सोल रिंग्स घूम रही थी, पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली 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 काली, और अंत में एक लाल। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली, 1 लाल, एक बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन। वो लाल सोल रिंग मुझे ऐसा दिखा रही थी जैसे मैं प्राचीन काल से चला आ रहा कोई देवता हूँ। उसकी लाल रोशनी पूरे मुख्य हॉल की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी, टूटी हुई चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर पड़ रही थी, और गुरुओं के सूखे चेहरे पर भी। उसका चेहरा आधा रोशनी में था और आधा अंधेरे में, और मैं अभी भी उसी तरह बैठा था, पैर पर पैर रखे हुए, चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। चाय रखा पकड़े मेरे हाथ तक नहीं कांपे। मैंने कहा, मेरा नाम यांग शिंगफेंग है, 9 सोल रिंग्स वाला टाइटल डूलियो। मेरा टाइटल नाम अभी तय नहीं किया है। मैंने चाय का कप उठाया, उसकी ओर हल्का सा बढ़ाया। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, बोल डूलियो। गुरुआंग ने पूरे 10 सेकंड तक मुझे घूरा। उन 10 सेकंड में उसकी नजर मेरे चेहरे से एक एक इंच नीचे तक गई, जैसे वो इस जवान चेहरे के पीछे छिपे हर रहस्य को निकाल लेना चाहता हो। आखिर तुम हो कौन? मैंने कहा, एक सामान्य इंसान, अभी 18 साल का हुआ हूँ। उसके चेहरे की मांसपेशी फड़की। एक सामान्य 18 साल का इंसान, एक टाइटल डूलियो, और उसके पास एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग। मैंने ये बात बहुत हल्के अंदाज में कही, लेकिन उसके लिए ये लगभग पागलपन था। अगर ये सच था तो डूलियो कॉन्टिनेंट के कई हजार वर्षों के कल्टीवेशन इतिहास का मजाक बन जाता, लेकिन अब उसे शक करने का समय नहीं था। सर्वेंट ट्रेजर ग्ले स्टाइल क्लैन की प्रतिष्ठा उसके सामने थी। वो पीछे नहीं हट सकता था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका 2.5 मीटर ऊंचा शरीर पूरी रोशनी को ढक गया। उसके पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स उठी, 2 पीली, 2 बैंगनी, 5 काली। एक और टाइटल डूलियो की शक्ति पूरे मुख्य हॉल में फैल गई। एक अदृश्य शॉकवेव उसके शरीर के केंद्र से बाहर फैल गई। टेबल पर बची हुई चीजें भी टूट गई। दीपक की लत कांपने लगी। लगभग उसी समय मेरे चारों ओर दूसरी तरह की हलचल उठी। फैंग हो क्यूमिन सक्रिय हुआ। स्पेस पावर फैल गई। एक अदृश्य लहर चारों ओर फैल गई। दोनों शक्तियां मुख्य हॉल के बीच टकराई। धमाका, स्पेस कांप उठा। तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे चित्र फट गए। लकड़ी के टुकड़े नीचे गिरने लगे। लेकिन मेरी तरफ सब कुछ शांत था। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, नहीं हिला। वो शॉकवेव मेरी चारों ओर 3 फीट की दूरी पर ही रुक गई। गुरुओं की आंखों में चमक और बढ़ गई। आज सिर्फ एक बात है, तुम्हें समझना होगा, रॉन्ग रिंग के साथ खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं, और 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल क्लैन के साथ भी नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। दीपक बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ 2 तरफ मौजूद 9 सोल रिंग्स की रोशनी बची थी। लेकिन बूढ़े ने तुम्हारी ताकत देख ली है। अगर तुम सिर्फ दिखावे के हो तो आज यही बूढ़े के हाथों मरोगे, और अगर तुम्हें बूढ़े को मारने की ताकत है तो तुम रॉन्ग के मास्टर बनो। हम सब उन्हें स्वीकार करेंगे। मैंने तूफान के बीच चाय की आखिरी घूंट पी, कब नीचे रखा। ठीक है, फिर मैंने चारों ओर देखा, लेकिन
ये जगह मैंने बड़ी मुश्किल से रहने के लिए हासिल की है। बराक सिटी के लमन ने मुझे ये जगह दी थी। अगर लड़ाई में टूट गई तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं खड़ा हुआ, हम दोनों की नजरें मिली, सिर्फ एक नजर, और अगले ही पल गुरांग की दुनिया पलट गई बिना किसी चेतावनी के। आसमान और जमीन उसकी आंखों के सामने उलट गया। मुख्य हॉल, तेल का दीपक, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, सब कुछ गायब हो गया। उनकी जगह तेज हवा से भरा खुला आसमान था। उसने नीचे देखा, उसके पैरों के नीचे खाली आकाश था और उसे भी नीचे 1000 मीटर की ऊंचाई से धरती दिखाई दे रही थी। नीचे का पूरा शहर एक छोटे शतरंज की बोझ जैसा लग रहा था। वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर कब पहुंच गया? आधा सेकंड तक उसका दिमाग खाली रहा। फिर उसने मुझे देखा। फिर 10 मीटर से अधिक दूर मैं हवा में खड़ा था, लेकिन अब मैंने नाइट रोब नहीं पहना था। मैंने नीले काले रंग का साफ सुथरा कपड़ा पहन रखा था। कपड़े बहुत व्यवस्थित थे। उन्होंने मेरे शरीर की बनावट को उभारा। कपड़े तेज हवा में लहरा रहे थे। मेरी पूरी आभा अचानक बदल चुकी थी। अभी तक जो मैं लापरवाह और आलसी दिखाई दे रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को ऊपर से देखने वाला कोई व्यक्ति हूँ। गुरांग को अचानक कुछ समझ आया। उसने अपने पैर संभाले, लेकिन उसकी पीठ ठंडे पसीने से भूख चुकी थी। वो 95 स्तर का सुपर डुलियो था। स्पेस पावर के प्रति उसकी संवेदनशीलता आम लोगों से बहुत अधिक थी। गुरांग की मार्शल सोल खुद स्पेस ट्रेवर्सल की क्षमता रखती थी, लेकिन अभी मुख्य हॉल से 1000 मीटर ऊंचे आसमान तक आते समय उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। ना स्पेस फ्लक्चुएशन, ना सोल पावर का प्रवेश, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पलक झपकते ही 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच उसे बदल दिया हो, और पूरी प्रक्रिया में वो विरोध तक नहीं कर सका। ऐसा कौन कर सकता था? 97 स्तर, 98 स्तर, यहाँ तक कि पीक डुलियो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते थे। क्या एक 100,000 वर्ष की सोल रिंग वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी? उसकी पीठ और ठंडी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से अपनी 7वीं सोल स्किल सक्रिय की, एंशिएंट ड्रैगन ट्रू बॉडी। 1000 मीटर ऊंचे आकाश में उसकी शक्ति अचानक फट पड़ी। गुरांग का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां फैलने लगी, चरमराने की आवाज आने लगी। मानव शरीर कुछ ही सांसों में पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह एक विशाल एंशिएंट ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके पंख कई दर्जन मीटर तक फैले हुए थे। पूरा शरीर सबसे कठोर सफेद हड्डियों से बना था। हर हड्डी जेड जैसी चमक रही थी। उसके पूरे शरीर पर गहरी बैंगनी रोशनी फैल गई। उसकी विशाल खाली आंखों में 2 बैंगनी आग की लपटें जल रही थी। उसकी हर हड्डी से प्राचीन भयंकर दैत्य जैसी शक्ति निकल रही थी। विशाल पंख फैलते ही 1000 मीटर ऊंचे आसमान में एक विशाल छाया बन गई, यहाँ तक कि चांदनी भी ढक गई। एंशिएंट ड्रैगन की आत्मा जैसी विशाल आंखें 10 मीटर से अधिक दूर खड़े उस नीले काले कपड़े वाले मुझे घूरने लगी। मैंने एंशिएंट ड्रैगन ट्रू बॉडी को देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया, तैयार हो। अगले ही पल वो जलते हुए उल्कापिंड की तरह मेरी ओर आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि विनाशकारी गर्मी की लहर मेरे चेहरे तक पहुंच गई। मेरे बाल हवा में उड़ गए, लेकिन मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। ड्रैगन ब्रेथ मेरे शरीर से टकराई, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। वो ड्रैगन ब्रेथ बर्फ की तरह पिघल गई, बैंगनी धुएं की पतली पतली धाराओं में बदल गई और हवा में बिखर गई। एक चिंगारी तक नहीं बची। गुरांग की आंखें फैल गईं। इस शक्ति का मालिक होने के कारण उसने तुरंत महसूस कर लिया, वे बैंगनी धुएं उसकी सबसे मूल सोल पावर थी। उसे ड्रैगन ब्रेथ से सीधे अलग कर दिया गया था। उसे तोड़कर सबसे मूल सोल पावर में वापस बदल दिया गया था। फिर वो हवा में बिखर गई। ये कैसी शक्ति है? गुरांग ने तुरंत फैसला किया, अगर एनर्जी अटैक बेअसर है तो फिजिकल अटैक, अगर एलिमेंटल अटैक काम नहीं कर रहा तो केवल अपनी सबसे बड़ी ताकत से उसे कुचल दो। एंशिएंट ड्रैगन के पूरे शरीर पर बैंगनी आग जल उठी। अगले ही पल वो स्पेस ट्रैवर्सल करते हुए मेरे सामने 10 मीटर से भी कम दूरी पर आ गया। उसकी गति इतनी भयानक थी कि एक सामान्य टाइटल डुलियो का नर्वस सिस्टम भी उसे पकड़ नहीं सकता था। उसने पूरी ताकत से सीधा मुझ पर प्रहार किया। उस टक्कर की ताकत एक पहाड़ तक को तोड़ सकती थी। मेरा शरीर सीधा बैंगनी आग के गुच्छे में बदल गया। टक्कर से मेरा शरीर बिखर गया। एंशिएंट ड्रैगन मेरे आर पार निकल गया। उसे अभी खुशी महसूस करने का समय भी नहीं मिला था कि हवा में बिखरी बैंगनी आग फिर से एक जगह जमा होने लगी। पलक झपकते ही मैं फिर से पूरी तरह ठीक उसके सामने खड़ा था। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, मेरे कपड़े तक नहीं बिगड़े थे। एंशिएंट ड्रैगन की आंखों में पहली बार वास्तविक सावधानी दिखाई दी। यह सिर्फ ताकत का अंतर नहीं था, लेकिन उसे सोचने का समय नहीं मिला। मैंने अपना बायां हाथ हल्के से हिलाया। उसके चारों ओर स्पेस बुरी तरह कांप उठा। अचानक असंख्य विशाल मिट्टी के कांटे खाली स्पेस से बाहर निकलने लगी। वे चारों ओर से आपस में जुड़ गए। एक विशाल कांटेदार पिंजरा बन गया। एंशिएंट ड्रैगन उसके अंदर पूरी तरह फंस गया। उसी समय उसके सिर के ऊपर काले बादल इकट्ठा हो गए। बैंगनी बिजली तूफान की तरह नीचे गिरने लगी। सिर्फ बिजली ही नहीं, आइस स्पाइक्स, वाटर ब्लेड्स, सोड लाइक धारदार ऊर्जा, सब कुछ एक साथ उस स्पेस में फैल गया। 5 एलिमेंट्स एक साथ बाहर आए। उन्होंने एंशिएंट ड्रैगन को पूरी तरह उस क्षेत्र में बंद कर दिया। एक एलिमेंटल रिफाइनिंग प्रिजन की तरह पूरी जगह में विनाश फैल गया। एंशिएंट ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसके शरीर से बैंगनी रोशनी का विशाल विस्फोट हुआ। उसने खुद को कांटेदार पिंजरे से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। बिजली और धारदार हमलों ने उसकी हड्डियों जैसी कवच पर कुछ सफेद निशान और चिंगारियां छोड़ दी। इसके बाद अगले कई मिनट तक हम दोनों 1000 मीटर ऊंचे आसमान में लड़ते रहे। कभी मैं उसके बाएं दिखाई देता, एक पैर पर बिजली चमकती और वो सीधे ड्रैगन बोन पर जा लगता। कभी मैं उसके सिर के ऊपर दिखाई देता और वहां से बैंगनी आकाशीय बिजली गिराता। कभी मैं हवा में बदल जाता